छात्रों गुड मॉर्निंग। रणजीत पूनिया, SBRM गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। छात्रों, पिछले 3 वीडियोस से हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति के बारे में पढ़ा है। गृह नीति के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उसके समय में आरंभ में जो विद्रोह हुए उनके बारे में पढ़ा। हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हुए पाते हैं कि जब भी कोई सुल्तान नया बनता है तो उसके आरंभिक काल में बहुत सारे विद्रोह होते हैं, और इसी तरह के विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए आत्ममंथन किया, विचार विमर्श किया, अपने अधिकारियों से बातचीत की और पाया कि व्यवस्था में कुछ मौलिक दोष हैं जिसके कारण ये विद्रोह होते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन मौलिक दोषों को चिन्हित किया और भविष्य में विद्रोह न हो इसके लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। ये थे गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन, मद्यपान का निषेध, उसने स्वयं भी मद्यपान छोड़ दिया था, अमीरों के आपसी मेलजोल और सामाजिक सम्मेलनों पर रोक लगा दी, और जिन अमीरों के पास अत्यधिक धन संपदा इकट्ठी हो गई थी उसको उसने वापस छीन लिया ताकि इन लोगों द्वारा राज्य के विरुद्ध विद्रोह न किए जाएं। इसके अलावा हमने पढ़ा था उसकी हिंदुओं के प्रति नीति। वह पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन किया, और उसके बाजार नियंत्रण, जो कि एक अनूठा उदाहरण है, अनूठा एक्सपेरिमेंट है, बाजार नियंत्रण उसने स्थापित किया। कहते हैं अकाल के समय में भी आवश्यक चीज़ों के भाव नहीं बढ़ते थे। तो छात्रों, आज हम आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम उसकी गृह नीति के अंतर्गत आने वाली राजस्व नीति और राज्यत्व के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आज हम अलाउद्दीन की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। विदेश नीति में आता है उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय और मंगोल नीति। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति के अंतर्गत उसकी उत्तर भारत की विजयों को पढ़ेंगे। उसने उत्तर भारत को कैसे विजित किया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, शुरू करते हैं उसकी विदेश नीति और उसकी विजय योजना। अलाउद्दीन की गणना दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले उन शासकों में है जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हुए हैं। जब उसे विद्रोहियों तथा बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध कुछ सफलता प्राप्त हो गई तो वह सिकंदर महान का अनुकरण करने तथा समस्त विश्व को जीतने का स्वप्न देखने लगा। वह एक नए धर्म की भी स्थापना करना चाहता था। उसके ईमानदार तथा अनुभवी दरबारी दिल्ली के कोतवाल अलाल उल मुल्क, जो कि उसका विश्वसनीय व्यक्ति था और उसी पर वो विश्वास करता था, ने उसे सलाह दी कि नया धर्म स्थापित करने की योजना त्यागने तथा विश्व विजय के कार्य में संलग्न होने से पूर्व संपूर्ण भारत को जीतने का दुष्कर किंतु वांछनीय कार्य को पूरा करने की सलाह दी। अलाउद्दीन ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित हिंदू राज्यों को जीतने की एक विशाल योजना तैयार की। उसकी विजयों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजयों के अंतर्गत सर्वप्रथम आती है गुजरात की विजय 1299। 1299 में उसने अपने 2 सिपह सालारों, जो उसके प्रमुख सेना नायक थे, उलगू खां और नुसरत खां, उनको गुजरात अभियान के लिए भेजा। छात्रों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगा कि उसके समय में 4 विख्यात सेना नायक थे जिनके नाम थे उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां और ज़फ़र खां। तो 1299 में उसने उलुग खां तथा नुसरत खां की अधीनता में
एक सेना गुजरात विजय करने के लिए भेजी। इस समृद्धशाली राज्य की राजधानी अनहिलवाड़ा आधुनिक पाटन थी। उस समय बघेल राजा कर्ण देव उस पर शासन करता था। दिल्ली की सेना ने अनहिलवाड़ा को घेर लिया और उसको हस्तगत कर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी आक्रमणकारियों के अधिकार में आ गई, किंतु राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। नुसरत खां को खंबात में काफूर नामक एक हिंदू खोजा मिला, जिसे उसने लूट के माल के साथ दिल्ली भेज दिया। यही लड़का आगे चलकर अलाउद्दीन का प्रधानमंत्री बना और दक्षिण का जो अभियान था, दक्षिण की जो विजय थी, वो इसी के नेतृत्व में की गई। यानी मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीता और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर भी बैठा और 40 दिन तक इसने शासन किया। अब जो लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नए मुसलमानों, भारत में बसे हुए मंगोल जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में भारत में बस गए थे, ने विद्रोह करके विजेताओं के विजयोत्सव में विघ्न डाल दिया, किंतु उनका निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया गया और लगभग नाश कर दिया गया। अलाउद्दीन की नेक्स्ट विजय है छात्रों, रणथंबोर विजय 1301। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण रणथंबोर के किले पर हुआ, जो पहले राजस्थान में मुसलमानों की सैनिक चौकी रह चुका था, किंतु इस समय उस पर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वंशज हमीर देव राज्य करता था। इस आक्रमण के दो कारण थे। प्रथम, ऐसे किले को पुनः जीतना जो पहले दिल्ली सल्तनत का अंग रह चुका था। दूसरा, हमीर देव ने कुछ विद्रोही नव मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दी थी और उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दंड देना अलाउद्दीन वांछनीय समझता था। इसलिए उलुग खां और नुसरत खां को हमीर देव के विरुद्ध भेजा गया। उन्होंने पहले झाइन पर अधिकार किया और रणथंबोर को घेर लिया, किंतु पराजित हुए। नुसरत खां मारा गया, झाइन को राजपूतों ने पुनः जीत लिया। तब अलाउद्दीन को स्वयं रणथंबोर के लिए प्रस्थान करना पड़ा। पूरे 1 वर्ष तक घेरा चला, फिर भी विजय की कोई आशा नहीं प्रतीत हुई। तब अलाउद्दीन ने छल से काम लिया। हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को उसने तोड़ लिया और उसकी सहायता से घेरे का सफलतापूर्वक अंत हो गया। घेरा डालने वालों ने किले की दीवारों पर चढ़ पर उस पर अधिकार कर लिया। हमीर देव और उसका परिवार तथा बचे हुए रक्षा सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया गया। बाद में रणमल का भी सुल्तान की आज्ञा से वध कर दिया गया। इस प्रकार रणथंबोर को 1301 में जीत लिया गया। अगला अभियान या अगली विजय उत्तर भारत की थी चित्तौड़ विजय 1303। 1303 ईस्वी के आरंभ में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने का संकल्प किया और दिल्ली से चलकर उसे घेर लिया। कहा जाता है कि उसका मुख्य उद्देश्य राणा रतन सिंह की अनुपम रानी पद्मनी को प्राप्त करना था, जो उस समय समस्त भारत में सबसे अधिक सुंदर तथा गुणवती स्त्री समझी जाती थी। चित्तौड़ विजय या हमले के कुछ और भी कारण थे, जिनमें प्रमुख है अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा और उसका साम्राज्यवादी रुख, और गुजरात से जो मार्ग जाता था, गुजरात को जो मार्ग दिल्ली से जाता था उस पर अधिकार करना ज़रूरी था, क्योंकि गुजरात से अरब देशों से आए हुए घोड़े गुजरात के बंदरगाहों पर उतरते थे और वहाँ से वो दिल्ली लाए जाते थे। इसका सामरिक महत्व भी था। हिंदुस्तान में चारों तरफ यहाँ से सड़कें जाती थी और इसके अलावा मालवा व दक्षिण को भी यहाँ से मार्ग जाता था, इसलिए चित्तौड़ विजय करनी उसके लिए बहुत अनिवार्य थी। तो उसने 1303 में चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया।
वीर राजपूतों ने इतना कठिन प्रतिरोध किया कि शत्रुओं को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी, किंतु अपने से कहीं बलशाली शत्रु के विरुद्ध युद्ध जारी रखना निरर्थक था। इसलिए अंत में राणा रतन सिंह को बाध्य होकर हथियार डालने पड़े और स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भीषण जौहर किया। क्षुब्ध होकर अलाउद्दीन ने वीर राजपूतों के संहार की आज्ञा दे दी। अमीर खुसरो, जिसने यह कृत्य अपनी आंखों से देखा था, लिखता है केवल एक दिन में 30,000 राजपूत मारे गए। विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को उसका शासक नियुक्त किया और दिल्ली लौट आया। इस बीच छात्रों, हम थोड़ा सा पद्मनी की कहानी पर प्रकाश डाल देते हैं। कहा जाता है कि जब पद्मनी को प्राप्त करने की अपनी योजना में अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली तो वह घेरा उठाकर लौटने को राजी हो गया, लेकिन शर्त यह थी कि रतन सिंह एक दर्पण में उसे पद्मनी के सुंदर मुख का प्रतिबिंब दिखाएगा। परंतु राणा जब किले के बाहर सुल्तान को छोड़ने आया तो सुल्तान ने धोखे से राणा को गिरफ्तार करवा लिया, किंतु पद्मनी की चतुराई से पद्मनी ने अपने पति को शत्रु के चंगुल से मुक्त करवा लिया। छात्रों, आधुनिक इतिहासकारों ने इस कहानी को अनैतिहासिक कहकर अस्वीकार किया है, जिसमें प्रमुख है गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर किशोरी शरण लाल। इसे अस्वीकार करने के कारण इस प्रकार हैं। पहला, अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ गया था और घेरे के समय वहाँ उपस्थित था, इस विषय में कुछ नहीं लिखता है। दूसरा, अन्य तत्कालीन लेखकों ने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। तीसरा, कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है, जिसने पद्मावत 1540 में लिखा था, किंतु ये तर्क अमीर खुसरो के ग्रंथ के उतले अध्ययन पर आधारित हैं। उसके ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि वह इस घटना की ओर संकेत करता है जिसमें वह अलाउद्दीन की तुलना सुलेमान से करता है, सैबा को चित्तौड़ का किला बताता है और उसकी उपमा उस हुदहुद पक्षी से देता है जिसने यूथोपिया के राजा सुलेमान को सैबा की सुंदर रानी बिलाकस का समाचार दिया था। तो ये एक कहानी अमीर खुसरो ने लिखी थी। इसी कहानी में से मलिक मोहम्मद जायसी ये दूसरी कहानी लिखता है और ये पद्मनी की कहानी बनाता है। जायसी ने पद्मावत, जो कि एक प्रेम काव्य है, का कथानक खुसरो के खजाइनुल फतूह से लिया है, जिसको तारीख अलाई भी कहते हैं। पद्मावत में वर्णित प्रेम कहानी के ब्यौरे की अनेक घटनाएं कल्पित है, किंतु काव्य का मुख्य कथानक सत्य प्रतीत होता है, अतः पद्मनी की कहानी भी सत्य प्रतीत होती है। छात्रों, अगली उसकी जो विजय थी वो थी मालवा की विजय 1305 ईस्वी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा के प्रांत को, जो राजस्थान से लगा हुआ है और जिसका अधिकांश भाग पहले ही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ चुका था, जीतने के उद्देश्य से आयनुल मुल्क मुल्तानी को जालौर तथा उज्जैन पर आक्रमण करने को भेजा। आयनुल मुल्क ने 1305 ईस्वी को राजा हरनंद के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया और उसे परास्त किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी पर दिल्ली का अधिकार हो गया। इन स्थानों का प्रबंध करने के लिए अलाउद्दीन ने एक सूबेदार नियुक्त किया। जालौर के कान्हड़ देव ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। छात्रों, अगला अभियान है मारवाड़ विजय 1308। 1308 ईस्वी में अथवा उसके लगभग सुल्तान ने मारवाड़ को विजय करने की योजना बनाई।
दिल्ली सेना ने उस प्रदेश में सबसे अधिक शक्तिशाली दुर्ग शिवाना को घेर लिया। घेरा दीर्घ काल तक चलता रहा, फिर भी सफलता की कोई आशा दिखाई नहीं दी। तब अलाउद्दीन का धीरज टूट गया। वह स्वयं उस स्थान पर जा पहुंचा और इतनी तीव्रता से घेरे का संचालन किया कि मारवाड़ के राजा शीतल देव को बाध्य होकर संधि करनी पड़ी। उसे सुल्तान के सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा दी गई और उसका किला उसके अधिकार में रहने दिया गया, किंतु उसके राज्य को छीनकर दिल्ली के अमीरों में बांट दिया गया। अब देखते हैं जालोर अभियान 1311। यद्यपि 1305 ईस्वी में राजा कान्हड़ देव ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु उसने अपनी जिह्वा पर संयम नहीं रखा और शेखी बघारी कि मैं हर समय युद्ध क्षेत्र में अलाउद्दीन का सामना करने के लिए उद्यत हूँ। इससे सुल्तान का क्रोध भड़क गया और राजा को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसने अपने महलों की एक नौकरानी गुले बिहिस्त की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। उस स्त्री ने जालौर को घेर लिया। कान्हड़ देव पर इतना भारी दबाव पड़ा कि वह आत्मसमर्पण करने ही को था कि गुले बिहिस्त की मृत्यु हो गई। राजपूतों ने उसके पुत्र को पराजित किया और मार डाला, किंतु जब कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में कुछ कुमुक जालौर पहुंच गई, तब दिल्ली की सेना ने राजा को परास्त कर दिया। उसे तथा उसके संबंधियों को तलवार के घाट उतार दिया गया और जालौर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। अब उत्तरी भारत की विजय पूर्ण हो गई और कश्मीर, नेपाल, आसाम तथा उत्तर पश्चिमी पंजाब के कुछ भाग को छोड़कर समस्त देश अलाउद्दीन के साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। थैंक यू छात्रों। नेक्स्ट टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।